नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस छोटे से यूट्यूब चैनल रिंकी प्रजापति एजुकेशन में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज पढ़ने वाले हैं 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 वैद्युत रसायन, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कोरडहाउस का नियम और उसका अनुप्रयोग। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखेंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। तो अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है कोरडहाउस का नियम। तो दोस्तों, पहले हम कोरडहाउस के नियम जानने से पहले, उसकी परिभाषा लिखने से पहले हम जानेंगे कोरडहाउस का नियम होता क्या है। दोस्तों, कोरडहाउस जो थे एक जर्मन भौतिक रसायनज्ञ थे, जो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत अंतर पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिए हैं, जिसे हम कहते हैं कोरडहाउस का नियम। अब ये कोरडहाउस नियम होता क्या है? कोरडहाउस के नियम के अनुसार ये है, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तन्यता पर सीमांत मोलर चालकता और उसके धनायन व ऋणायन मोलर आयनिक चालकता के योग के बराबर होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, हम मान लेते हैं यहाँ पे NaCl एक वैद्युत अपघट्ट है। इसकी सीमांत मोलर चालकता इसके धनायन और ऋणायन मोलर आयनिक चालकता के योग के बराबर होता है। यही कोरडहाउस का नियम है और यही बताते हैं। तो इतना तो आप लोगों को अब समझ में आगे होगा। अब हम इसके डेफिनेशन की तरफ चलेंगे कि बोर्ड एग्जाम में इसकी परिभाषा हमें कैसे लिखनी है। तो आइए, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हम परिभाषा बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है आप लोगों को, और हम जिस तरह से यहाँ पे लिख रहे हैं बोर्ड में, आप लोगों को उसी तरह बोर्ड एग्जाम कॉपी में लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखेंगे जर्मन भौतिक रसायनज्ञ कोरडहाउस ने दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता की गणना करने के लिए एक नियम दिए, जिसे कोरडहाउस का नियम कहते हैं। अब इतना लिखने के बाद हम इसके आगे लिखेंगे कोरडहाउस नियमानुसार। कि आखिरकार इनका नियम क्या कहता है। अब इसमें लिखेंगे हम किसी अनंत तन्यता पर वैद्युत अपघट्य
की सीमांत मोलर चालकता उसके धनायन व ऋणायन मोलर आयनिक चालकता के योग के बराबर होता है। ये है कोरडॉस के नियम, ये इतना है। अब यहाँ पे देखिए, इतना लिखने के बाद अगर इसकी डेफिनेशन हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक मोलर चालकता के आधार पर और एक तुल्यांकीय चालकता के आधार पर। तो ये डेफिनेशन तो हम मोलर चालकता के आधार पर लिखे हैं। अब इसके आगे हम इसका सूत्र देख लेंगे और वहीं से समझेंगे कि तुल्यांकीय चालकता में और मोलर चालकता में अंतर क्या होगा इसके नियम के आधार पर। तो अब यहाँ पे देखेंगे, पहले हम मोलर चालकता के लिए इसका सूत्र। तो मोलर चालकता के लिए अगर देखेंगे, हम वैद्युत अपघट्ट मान लेते हैं ए और बी वैद्युत अपघट्ट लेते हैं। अब इधर ये बनेगा x a प्लस चार्ज प्लस y b माइनस चार्ज। हम ये इस तरह इसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो x और y क्या, ये x और y, तो यहाँ पे देख लीजिए x और y क्या है। x, y ऋणायन व धनायन आयनों की संख्या है। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पे x और y क्या है। तो ये है ऋणायन व धनायन आयनों की संख्या है। ये हो गया मोलर चालकता के लिए सूत्र। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे हम देखेंगे तुल्यांकीय चालकता के लिए इसका सूत्र क्या बनेगा। तो अब दोस्तों देखिए, हम तुल्यांकीय चालकता के लिए कोरडॉस का जो सूत्र है क्या बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे तुल्यांकीय चालकता के लिए अनंत तन्यता पर अब देखिए इसका सूत्र यहाँ पे क्या बनेगा। तो हम वही एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे इसे तुल्यांकीय चालकता के एकक से व्यक्त करते हैं। तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे ले लेंगे ए और बी, मान लेते हैं ये एक वैद्युत अपघट्ट है। अब इधर क्या बनेगा, यहाँ पे 1/x और लेमडा ए प्लस चार्ज प्लस 1/y लेमडा बी माइनस चार्ज। ये बनेगा तुल्यांकीय चालकता के लिए कोरडॉस का सूत्र। अब यहाँ पे देखिए फर्क क्या बना कि जो आयन की संख्या है, धनायन और ऋणायन आयन की संख्या होती है, वो मोलर चालकता में गुणा में लिखी जाती है और तुल्यांकीय चालकता में भाग में आ जाता है, अपान में आ जाता है आयनों की संख्या। इतना ही फर्क होता है। अब अगर हम यहाँ पे कोई जैसे वैद्युत अपघट्ट ले लेते हैं, जैसे हम ले लें यहाँ पे अगर एग्जाम्पल से समझे, हम यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे वैद्युत अपघट्ट है Al2SO4 का होल तराइज। अब इसके लिए हमें यहाँ पे कोरडॉस का नियम लगाना है। तो हम कैसे लगाएंगे, तो देखिए मोलर चालकता के लिए कैसे लगेगा। Al2SO4 का
होल थ्राइस। अब ये मोलर चालकता के लिए है, तो यहाँ पे ये बनेगा 2 गुणे Al प्लस 4 प्लस 3 गुणे SO4 माइनस 4। ये ऐसे बनेगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 का गुणा 3 का गुणा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो हमारा ये प्रोडक्ट है ये वाला, अगर हम इसे तोड़ेंगे, इसका अपघट्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये बनेगा 2Al प्लस 3SO4। ये इस तरह से बनेगा। इसी के आधार पर यहाँ पे जो इसके आयन की संख्या हो जाती है, यहाँ पे आयन की संख्या गुणा में चला जाता है। और यहीं पे अब हम अगर देखें तुल्यांक चालकता के लिए, तुल्यांक चालकता के लिए अपान में चला जाएगा। आयन की संख्या है अपान में चले जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें जैसे कि इक्वल्स Al2SO4 का होल थ्राइस। अब यहाँ पे देखिए तुल्यांक चालकता के लिए क्या होगा, तो ये अपान में चला जाएगा 1/2 Al प्लस 4 फिर प्लस 1/3 SO4 माइनस 4। ये बन जाएगा तुल्यांक चालकता के लिए। तो आप लोगों को यहाँ पे ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब इसका हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे यही सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जब न्यूमेरिकल हमें करना होगा तो ये आयन की संख्या है, यहाँ पे आयन की संख्या का जो गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, अगर हमें ये नहीं पता रहेगा तो पूरा न्यूमेरिकल हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है, और ये भी समझ में आपको आ गया होगा। अब तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका हम देखेंगे आगे अनुप्रयोग, कोर डॉट्स का अनुप्रयोग क्या क्या है। तो अब दोस्तों हम देखेंगे कोर डॉट्स नियम का अनुप्रयोग। अब यहाँ पे देखिए जो इसका प्रयोग है ये हमें रटने की जरूरत नहीं है। इसलिए रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि जहाँ पे भी हम कोर डॉट्स के नियम का यूज करते हैं तो वो मान लिया जाता है कि इसका अनुप्रयोग है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में अनंत अंतर पर मोलर चालकता गणना किए थे न्यूमेरिकल में, वहाँ पे कोर डॉट्स नियम का यूज किए थे, तो एक अनुप्रयोग तो ये हो गया। अब इसी तरह जब हम वियोजन की मात्रा गणना करेंगे तो वहाँ पे भी कोर डॉट्स नियम का प्रयोग करेंगे, तो दूसरा प्रयोग ये हो गया। अब इसके आगे अल्प विलेय में विलेयता की गणना करेंगे तब भी कोर डॉट्स के नियम का उपयोग करेंगे, तो यही इसका अनुप्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब यहाँ पे लिखेंगे कि क्या क्या इसका यूज है, कहाँ पे इसका यूज करते हैं। गणना करना ये हो गया। अब देखिए दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या होगा, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है। वियोजन की मात्रा गणना करना, एक ये हो गया दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा की गणना करना। अब तीसरा होगा अल्प विलेय लवणों की विलेयता की गणना करना। ये हो गया इसका अनुप्रयोग। तो आप लोग दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
कोड राउस के नियम के जो हम सूत्र बनाए हुए हैं इसका उपयोग से अंकित प्रश्न करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।